नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आते हैं और उस टॉपिक से जो है वो हमारे पास में कंप्लीट जो है वो डिस्कशन होता है, चर्चा होती है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ के साथ उस टॉपिक पे ये भी जो है वो हम बात करते हैं कि इन फ्यूचर में कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। जो भी हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूं ही हम टॉपिक को जो है वो सेलेक्ट नहीं करते हैं। या तो जो बच्चे हैं कमेंट के द्वारा बताते हैं कि सर ये टॉपिक जो है वो आप टीएनसी बुलेट सीरीज में करवा दीजिए, उसको हम लेते हैं। या मैंने जो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाई है जो आप लोगों के पास में होगी, नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट टेलीग्राम पे जो है वो बता सकते हैं, मैं आपको जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उससे जो है वो हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। सीढ़ी दर सीढ़ी जो है वो हम आगे मंजिल की तरफ चल रहे हैं। हमारा विजय रथ जो है वो रोज लगातार कदम दर कदम बढ़ा रहा है। हमने जो है वो बोला था 1 जनवरी 2025 को, तब ये लक्ष्य जो है वो हमें बहुत बड़ा लग रहा था कि कैसे हम 365 क्लास करवाएंगे, वो भी जो है वो रेगुलर कैसे हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों की बदौलत और आप लोगों के कमेंट जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारे बच्चों के पर्सनल मैसेज, टेलीग्राम जो है वो इतना भरा रहता है कि उनके जवाब देते देते थक जाते हैं। बस वही मेरे लिए जो है वो रियल गुरु दक्षिणा है और उसी को जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं। और उसी कड़ी में हमारे पास में जो लक्ष्य हमें बहुत बड़ा लग रहा था कि कब हम 365 पे जो है वो जाएंगे, हम सीढ़ी दर सीढ़ी चल रहे हैं और आधे से ज़्यादा सफ़र हमने तय कर लिया, बल्कि आधे से भी ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है। 236 क्लास जो है वो हमारे पास में हो चुकी है। 236 दिन जो है वो हमारे पास में जा चुके हैं। आज हमारे पास में इस साल का 237वां दिन है। ठीक है, तो हर दिन भी आपको याद रहेगा कि कौन सा दिन जो है वो हम क्या कर रहे हैं। तो 237वीं क्लास है हमारे पास में और क्लास है दोस्तों मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को हम जो है वो डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर किस तरीके से एग्जाम में पूछाते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ बच्चों ने तो जो है मैसेज करके ये भी कहा है कि सर सबसे अच्छा पार्ट तो हमें जो है वो यही लगता है कि आप क्वेश्चन आंसर पहले बता देते हो कि किस तरीके से जो है वो कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली उन्होंने ये बताया है कि सर हम जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे निकल के आएगा, ठीक है, या क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। ये सबसे बड़ी चीज जो है वो हमारे पास में यही रह जाती है। जो चीज काम की नहीं है उस पर हम ज्यादा ध्यान दे लेते हैं और जो काम की है उसको हम कई बार स्किप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता। आप क्या करते हो, पहले उस चीज को जो है वो क्लियर करवा देते हो कि देखो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आएगा। तो दोस्तों, मैं और आप कोई अलग चीज नहीं है, मैं जस्ट आपसे एक स्टेप आगे हूं। जो जिस स्टेज में आप खड़े हो उस स्टेज को मैं जस्ट क्लियर कर चुका हूं, बस, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए मुझे पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो कहां से आते हैं। क्लियर? और अच्छी बात है, अगर आपको ये चीज अच्छी लगती है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये चीज सुन के। अब हम बात कर लेते हैं कि मेनिंजाइटिस में किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, मेनिंजाइटिस में हमारे पास में क्वेश्चन निकल के आते हैं कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। बेसिकली जो है वो इसके क्वेश्चन निकल के आते हैं इसके टाइप पे, क्लिनिकल फीचर्स पे। ठीक है, टाइप की बात करें, जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है वो किसकी वजह से होता है, कौन सा बैक्टीरिया की वजह से होता है। देन वायरल मेनिंजाइटिस जो है वो किसकी वजह से होता है, कैसे होता है। और फिर फंगल मेनिंजाइटिस वो कैसे होता है और किस में हम क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हम क्या करते हैं दोस्तों कि इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत होती है। ऐसे हमारे पास में वायरल मेनिंजाइटिस आता है, उसमें हमें इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यानी कि हम आराम से वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और धीरे धीरे वायरल मेनिंजाइटिस वैसे ही जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को हम जो है वो सीरियस तरीके से लेते हैं, इमीडिएट जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो एक तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके टाइप पे कि किसकी वजह से हो रहा है और क्या हम एक्शन लेंगे। दूसरा जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। तो क्लिनिकल फीचर्स में हम बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर आपको नेक रिजिडिटी, ठीक है, नेक रिजिडिटी देखने को मिलती है, गर्दन में जो है वो स्टिफनेस देखने को मिलती है। और इसी के आधार पे हमारे पास में दो सिम्टम्स निकल के आते हैं। कौन कौन से? दो साइन निकल के आते हैं। एक होता है हमारे पास में कर्निंग साइन और एक होता है ब्रोचिंग साइन। ठीक है, तो ये दोनों साइन एग्जाम में बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ।
कई बार तो क्या होता है, इमेज दे के पूछा जाता है कि ये कौन सा साइन है, ठीक है। कर्निंग साइन की इमेज दे के पूछ लेंगे कि ये कौन सा साइन है, ब्रूजकिंग साइन की इमेज दे के पूछ लेंगे ये कौन सा साइन है। तो आपको एक तो इमेज देख के पता लगाना है। दूसरी चीज, काफी बार एग्जाम में पूछा जा गया है कि कर्निंग साइन और ब्रूजकिंग साइन जो है वो किसका होता है। जैसे हमारे पास में टोर्टर साइन और चोविस्टिक साइन हाइपोकैलेसीमिया के हैं, वैसे हमारे पास में कर्निंग साइन और ब्रूजकिंग साइन जो है वो मेनिंजाइटिस के हैं। तो इस तरीके से पूछ लेते हैं। कई बार पूरी डेफिनेशन दे देते हैं, देन पूछते हैं कि ये जो है वो हमारे पास में कौन सा साइन कहलाता है, ठीक है। कि ऐसे ऐसे है, हमने नेक को फ्लेक्स किया तो हमारे हिप जो है वो फ्लेक्स हो रहे हैं, तो ये कौन सा साइन है। तो ऐसे डेफिनेशन देके भी जो है वो साइन है पूछा जा सकता है। तो 1 बाय 1 करके सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन जो है या हम कहें कि मेनिंजाइटिस जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों मेनिंजाइटिस की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि इन्फ्लामेशन इन द मेनिंजेस। अब बात आती है मेनिंजेस क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं डिटेल से जो है वो मेनिंजेस के ऊपर जाऊंगा, देन उसके बाद हम इसको जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मेनिंजेस क्या होती है, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि ये चीज क्या है तो हम पढ़ेंगे कैसे। जैसे हम कहते हैं कि फेरेंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन द फेरिंग्स, ठीक है। कंजेक्टिवाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन द कंजेक्टिवा। तो एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए वो क्या चीज है। अब हमने बोल तो दिया इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। अब ये मेनिंजेस क्या है, तो दोस्तों मेनिंजेस क्या है, जो हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या पार्ट चीज आती है, दो चीजें आती है, एक होता है हमारे पास में ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कोड। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड, ठीक है, मेजोरिटी रूप में हम ब्रेन ले लेते हैं, ठीक है, समझने की दृष्टि से, कि ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग होती है, ठीक है, उसके ऊपर जो आवरण होता है दोस्तों, जो भी हमारे पास में वाइटल ऑर्गन है, जैसे लंग्स हुआ, जैसे हमारे पास में जो है वो हार्ट हुआ, तो जितने भी हमारे पास में वाइटल ऑर्गन है ना, उनके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है, उसको बाहरी आघातों से बचाने के लिए एक अच्छी खासी कवरिंग होती है। तो ब्रेन के ऊपर भी जो है वो कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं मेनिंजेस। अब ये कवरिंग जो है वो 3 लेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये 3 लेयर को आप कैसे समझेंगे, तो 3 लेयर को समझने के लिए मैं सबसे पहले कहूंगा कि मैंने लंबर पंचर की एक क्लास ली थी, उसके अंदर जाके देखिएगा, बहुत डिटेल से मैंने 3 लेयर को जो है वो अच्छे तरीके से बताया। सीएसएफ कैसे सीक्रेट होता है, कैसे हम निकालेंगे, ये सारी चीजें। एक क्लास मैंने और ली थी बुलेट सीरीज के अंदर, वो ली थी मैंने एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, उसमें भी मैंने मेनिंजेज को बहुत अच्छी तरीके से बताया है। अब दोबारा बता के जो है वो मैं उन दोनों घंटे जो हमने वेस्ट किए उनको हम यहाँ पे हम नहीं लाएंगे, सुपरफिशियली बता देता हूं। जिन बच्चों ने वहां पे पढ़ रखा है उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तो आप वहां पे जाके चीज क्लियर कर सकते हो। तो मेनिंजेज हमारे पास में लेयर, ब्रेन की जो लेयर है वो 3 लेयर होती है। कौन कौन सी, ड्यूरा मैटर, एरिचिनोइड मैटर और पाया मैटर। अब याद कैसे रखोगे, तो देखो ब्रेन से शुरुआत करते हैं। ब्रेन के जो बिल्कुल पास में है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पाया मैटर। तो ये आ गई, ब्रेन के बिल्कुल पास में है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, पाया मैटर, ठीक है। और जो ब्रेन के सबसे दूर में है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम कहेंगे ड्यूरामेटर। ये सबसे दूर है तो इसको हम कहेंगे दोस्तों ड्यूरामेटर। यहां तक चीज क्लियर होगी। जो लेयर सबसे पास में है यानी कि बिल्कुल अटैच है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पायामेटर। और जो सबसे दूर है उसको हम कहते हैं ड्यूरामेटर। और इसके बीच में एक लेयर और प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं एरिचिनोइड मैटर। तो इस ड्यूरामेटर, पायामेटर, एरिचिनोइड मैटर, या हम कहें बाहर से अगर हम बात करें तो ड्यूरामेटर, एरिचिनोइड मैटर और पायामेटर, इन सबको मिला के जो है वो क्या बनती है हमारे पास में, तीनों को मिला के जो है वो हमारे पास में बनती है दोस्तों मेनिंजेज। क्या बनती है दोस्तों, मेनिंजेज जो है वो कहलाती है, ठीक है। ड्यूरामेटर, एरिचिनोइड मैटर और पायामेटर। अब इन मेनिंजेज में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो ये कंप्लीटली जो है वो आपको पता है। अगर हम बात करते हैं अंदर से, तो सबसे नीचे जो है वो लेयर प्रेजेंट होती है पायामेटर। सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होती है, पायामेटर। यहां पे हो गया हमारे पास में ब्रेन, ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में ब्रेन। ब्रेन से जैसे ऊपर जाएंगे पायामेटर, पायामेटर और हमारे पास में, ठीक है, एरिचिनोइड मैटर के बीच में जो है वो एक स्पेस होता है, इसको हम कहते हैं सब एरिचिनोइड स्पेस। स्पेस को हम जो है मैं ब्लू से ले रहा हूं, ठीक है। और उसके ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं एरिचिनोइड मैटर, ठीक है। एरिचिनोइड मैटर से ऊपर जो है वो हमारे पास में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। और सब ड्यूरल स्पेस के ऊपर जो है वो हमारे पास में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूरामेटर। और ड्यूरामेटर के ऊपर एक और स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस। यहां पे हम
इसको हम बोलेंगे एपिड्यूरल स्पेस, और इसके ऊपर जो हमारे पास में प्रेजेंट रहेगा वो रहेगी दोस्तों हमारे पास में बोन। अब देखो सारी चीज क्लियर हो गई होगी, शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिटेल में बता रखे। नीचे से आप बढ़ोगे तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में ब्रेन, ठीक है। ब्रेन से ऊपर जाएंगे तो पायामेटर, ब्रेन और पायामेटर दोनों अटैच रहते हैं, और पायामेटर और एरिचिनोइड मैटर के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सब एरिचिनोइड स्पेस, जिसमें सीएसएफ सर्कुलेट होता है, ठीक है। और एरिचिनोइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। और ड्यूरा मैटर और बोन के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको एपिड्यूरल स्पेस के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब ये जो हमारे पास में तीन लेयर है, ठीक है, ये तीन चीजें हैं, कौन कौन सी, दैट इज का ड्यूरा मैटर, एरिचिनोइड मैटर और पायामेटर, इनपे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, मेनिंजाइटिस कहेंगे। पूरा डिटेल से मैंने बता दिया, फटाफट जो है इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेज, ठीक है। मेनिंजाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन होता है मेनिंजेज का, विच आर द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो कवर करके रहते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं हमारे पास में, ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आती है, ठीक है। तो यही चीज हो गई हमारे पास में। मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज। मेनिंजाइटिस क्या है दोस्तों, इन्फ्लामेशन हो जाता है मेनिंजेज का। और ये मेनिंजेज क्या है, मेनिंजेज जो है वो एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो कि कवर करके रखती है किसको, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को कवर करके रखती है, बचाव करके रखती है, ठीक है। देन इट कैन बी लाइफ थ्रेडिंग एंड रिक्वायर्ड इमीडिएट मेडिकेशन अटेंशन। ये जो है वो हमारे पास में लाइफ थ्रेडिंग होती है और इमीडिएट जो है मेडिकल जो है वो अटेंशन की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि ब्रेन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। अगर मेनिंजेज में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो ब्रेन पे सीधा अटैक हो गया, और ब्रेन समझते हो जैसे किसी देश की जो है वो हमारे पास में राजधानी, ठीक है। तो अगर राजधानी पे अटैक होता है तो बताइए आपको क्या होता है। तो ये हो गया हमारे पास में मेनिंजाइटिस। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस। टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस की अगर हम बात करते हैं तो जो मेनिंजाइटिस के टाइप हैं वो डिपेंड कर रहे हैं इसके कोजेज पे, कि किसकी वजह से जो है वो मेनिंजाइटिस हो रहा है, ठीक है। भाई बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, अगर प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा है तो प्रोटोजोअल मेनिंजाइटिस है, और अगर हमारे पास में फंगस से हो रहा है तो फंगल मेनिंजाइटिस है, वायरस से हो रहा है तो वायरल मेनिंजाइटिस है, ठीक। तो उसी के आधार पे जो है मैंने इसको मेनिंजाइटिस को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अब नाम से ही पता चल रहा है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन द सेंस कि इसके अंदर जो हमारे पास में मेनिंजाइटिस होता है वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, और ये सबसे सीवियर फॉर्म आती है। जितने भी हमारे पास में मेनिंजाइटिस है उसमें सबसे सीवियर फॉर्म जो है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की आती है, और इसमें हमें इमीडिएटली जो है वो रिक्वायर्ड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है वो रिक्वायर होता है। यानी कि अगर किसी को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो जाता है तो हम इमीडिएट जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। वायरल मेनिंजाइटिस में हम नहीं करते, वायरल मेनिंजाइटिस में हम आराम से जो है वो वेट करते हैं। तो ये सबसे मोस्ट सीवियर जो है वो हमारे पास में फॉर्म आती है, ठीक है। एंड इट कोज्ड बाई सच बैक्टीरिया। कौन कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसमें सबसे मेन चीज आती है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, जिसको हम मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के नाम से भी जानते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे मेन यही होता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो बैक्टीरिया होता है वो होता है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, और ये मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस जो है वो कोज करवाता है। सेकेंड बैक्टीरिया होगा हमारे पास में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, निमोकोकल करवाता है, ये हमारे पास में सेकेंड मोस्ट है, ठीक है। ये भी जो है हमारे पास में मेनिंजाइटिस करवाता है, लेकिन ये हमारे पास में सेकेंड मोस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई टाइप बी, हिब, सॉरी सॉरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। तो दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई जो है वो हिब, वो हमारे पास में जो है वो ये भी हमारे पास में मेनिंजाइटिस जो है वो कोज करवाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में लिस्टीरिया मोनोसाइटोटोजिनस, ठीक है। तो ये कुछ बैक्टीरिया है जो कि हमारे पास में जो है वो मेनिंजाइटिस कोज करवाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास में नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। और इसके अंदर अर्जेंट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हम जो है वो शुरुआत कर देते हैं। यह भी ध्यान रखना कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस नाम से पता चला ये जो है वो किसकी वजह से होता है,
वायरस की वजह से होता है। ये मोर कॉमन होता है बट यूजुअली लेस सीवियर होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि ये सीवियर नहीं होता है। और इसके अंदर जो है हम कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं देते, धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो जाता है। कोज बाई वायरसेस कौन कौन से वायरस से होता है? तो दोस्तों ये इंटेरो वायरस की वजह से हो सकता है, HSS, HHV, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से हो सकता है, मम्स वायरस की वजह से होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसकी वजह से हो सकता है। और इसके अंदर जो है वो हम ज्यादा कुछ नहीं करते, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जो है वो रिजोल्व हो जाता है। क्लियर है? ध्यान रखना, ट्रीटमेंट जरूर ध्यान रखना, काफी बार तो जो है वो ट्रीटमेंट से ही यहाँ क्वेश्चन पूछाता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं, क्या करते हैं? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हम इमीडिएट एक्शन लेंगे, ठीक है, जबकि वायरल में हम जो है वो नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फंगल मेनिंजाइटिस। फंगल मेनिंजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन किसकी वजह से होता है दोस्तों? फंगल की वजह से होता है। और ये कब होता है? ये नॉर्मली नहीं होता है, जैसे हमारे पास में इम्यूनिटी डिक्रीज होती है देन उस पर्सन को होता है, यानी कि ये बहुत रेयर होता है। लेकिन किसको अफेक्ट करता है? अफेक्ट इम्यूनो कंप्रेस्ड पीपल, ठीक है, जिनमें इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जैसे पर्सन की जो है वो हमारे पास में इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज हुई, जैसे इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज हुई देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। नॉर्मल इम्यूनिटी में फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। अब कौन से फंगाई है जो हमारे पास में फंगल मेनिंजाइटिस कोज करवाते हैं? उसमें आ जाता है हमारे पास में दैट इज कार क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, ठीक है। तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस एंड हिस्टोप्लाज्मा, ये कुछ जो है वो हमारे पास में फंगाई है जो कि फंगल मेनिंजाइटिस कोज करवाती है। और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों? एंटी फंगल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अभी हम ट्रीटमेंट का भी डिस्कशन करेंगे कि कौन सा, जैसे केटाकेनाजोल है, ठीक है, एम्परेटन भी जो है वो देते हैं, तो ये सारी चीजें आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस। पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस मतलब पैरासाइट की वजह से हो रहा है। पैरासाइट मतलब हमारे पास में जैसे एंट अमीबा हिस्टोलाइका हो गया, देन प्लाज्मोडियम हो गया है, ठीक है, तो ये सारे पैरासाइट है, पिनवर्म है, ये सारे के सारे। तो पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस जो है वो बहुत रेयर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें आ जाता है हमारे पास में नेग्रिलिया फ्लोराई, ये हमारे पास में जो है बेसिकली प्राइमरी मेनिंजोमेन्सेफेलाइटिस जो है वो कोज करता है। तो ये जो है वो अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलाइका इसकी वजह से होता है। तो ये अमीबियक मेनिंजियो एनसेफेलाइटिस जो है वो कोज करवाता है। ये हो गया हमारे पास में पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस। अब आ जाता है हमारे पास में नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस, मतलब बिना कोई बैक्टीरियल वायरल के इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस। जैसे अगर किसी को कैंसर हो गया है, ठीक है, या सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस है, या कुछ ड्रग्स भी जो है वो मेनिंजाइटिस कोज करवाती है, हेड इंजरी है, ब्रेन सर्जरी है, ये जो है वो हमारे पास में क्या करती है दोस्तों? ये भी मेनिंजाइटिस कोज करवा सकती है। इसको हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। तो हमने सारे टाइप पढ़ लिए। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस सबसे ज्यादा होता है, बाकी निमोनियाई मेनिंजाइटिस की वजह से होता है। देन वायरल मेनिंजाइटिस, देन फंगल मेनिंजाइटिस, देन प्रोटोजोअल मेनिंजाइटिस, देन हमारे पास में जो है वो हेलमिंथेस या प्रोटोजोअल मेनिंजाइटिस और नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस, सबका जो है वो हमने डिस्कशन कर लिया है। अब आ जाता है हमारे पास में कोजेज एंड रिस्क फैक्टर। अब कोजेज एंड रिस्क फैक्टर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने टाइप के अंदर ही सारी चीजें पढ़ ली है, ठीक है। टाइप के अंदर देख लिया बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस किसकी वजह से होता है, टाइप के अंदर देख लिया। वायरल मेनिंजाइटिस किसकी वजह से होता है, टाइप के अंदर देख लिया, ठीक है। तो सारे टाइप तो हमने यहाँ पे देख लिए। तो कोजेज एंड रिस्क फैक्टर को फटाफट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास में इन्फेक्शन की वजह से, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इनकी वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास में डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट, वीक इम्यून सिस्टम। जैसे हमारे पास में इम्यून सिस्टम वीक होगा तो दोस्तों आपको पता ही है कि प्रोटोजोअल ये इन्फेक्शन जो है वो आकर हो जाते हैं। देन उसके बाद नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस, जैसे स्कल फ्रैक्चर हो गया या कोई ब्रेन सर्जरी होगी, उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में मेनिंजाइटिस हो गया है, नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। एंड ट्रेवल टू एरिया विथ मेनिंजाइटिस आउटब्रेक, ठीक है, मान के चलिए किसी ऐसे पर्सन के साथ आपने ट्रेवल कर लिया है, ठीक है, या वहां से एरिया से आप ट्रेवल करके आए हो जहां पे मेनिंजाइटिस बड़े लार्ज संख्या में फैल गया, ठीक है, आउटब्रेक हो चुका है, पेंडेमिक एपिडेमिक में पहुंच चुका है, तो इस तरीके से। एंड क्लोज लिविंग एनवायरनमेंट, जैसे कॉलेज के जो है वो डोर्म्स होते हैं, कॉलेज में रहने वाले जो हमारे पास में हॉस्टल टाइप से जगह होती है, तो क्लोज लिविंग एनवायरनमेंट है, वहां से भी जो है वो हमारे पास में मेनिंजाइटिस
होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, मेनिंजाइटिस के कौन कौन से जो है वो साइन एंड सिम्टम्स है। तो सबसे पहले हम ओल्डर और एडल्ट चिल्ड्रन को देखेंगे, देन उसके बाद इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन को देखेंगे। ठीक है, दोनों में अलग अलग जो है वो हमारे पास में साइन सिम्टम्स है। जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है उसको मैं वहीं पे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, देन उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तो और सबका रेशनल भी दूंगा कि किस तरीके से क्यों होता है। तो सबसे पहले आ गया सडन हाई फीवर। हाई फीवर क्यों होता है दोस्तों? ऑफ कोर्स इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन और फीवर का तो जो है वो चोली दामन का साथ होता है। ठीक है, तो सडन हाई फीवर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स ब्रेन मेनिंजाइटिस जो है वहीं पे जो है वो इन्फ्लामेशन हो रहा है, ब्रेन के अंदर ही हो रहा है, तो हेडेक तो हो गया होगा। स्टिफ नेक जो हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट जो है वो साइन होता है। स्टिफ नेक जो है वो देखने को मिलेगी, जिसमें हमारे पास में ब्रूजिंग साइन और कर्निंग साइन देखने को मिलेंगे। अभी आगे आएगा, लेकिन आप स्टिफ नेक को जो है वो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सेंसिटिविटी टू लाइट, फोटोफोबिया जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, फोटोफोबिया जैसे हमारे पास में लाइट का एक्सपोजर होगा, लाइट ज्यादा होगी तो उसको जो है वो डर लगेगा। देन उसके बाद नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलता है। सीजर्स हमें देखने को मिलेंगे एंड स्लिपनेस और डिफिकल्टी वॉकिंग। ठीक है, सोने में और चलने में जो है वो दिक्कत आएगी एंड कंफ्यूजन एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम्स है जो कि मेनिंजाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। हालांकि ये लगभग सारे आपको याद होंगे, लेकिन इसमें दो तो याद रखने कौन सा? स्टिफ नेक और फोटोफोबिया तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड आ जाता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन में, यानी कि छोटे बच्चों में किस तरीके से कौन कौन से साइन सिम्टम्स आते हैं। तो पहला आता है हमारे पास में हाई पिच क्राई। बच्चा है, इन्फेंट है, अब वो मुंह से तो बताएगा नहीं कि मेरे को हेडेक है, वो मुंह से तो बताएगा नहीं कि मुझे जो है फोटोफोबिया है। ठीक है, वो तो जोर जोर से रोएगा, तो हाई पिच क्राई जो है वो देखने को मिलेगी। बल्जिंग फ्रंटाइल। ठीक है, ये जो हमारे पास में फ्रंटाइल है, एंटीरियर फ्रंटाइल और पोस्टीरियर फ्रंटाइल। फ्रंटाइल की क्लास भी मैंने जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर ले रखी है, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोसिफेलस और मेनिंजाइटिस के अंदर जो है बल्जिंग फोंटेनाइल हमें देखने को मिलेगी। बल्जिंग फोंटेनाइल का मतलब होता है ये जो हमारे पास फोंटेनाइल है वो अप डाउन होगी, उसको बोलते हैं बल्जिंग फोंटेनाइल। तो बल्जिंग फोंटेनाइल जो है वो हमें देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद पुअर फीडिंग चालू होगा एंड इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। बच्चा जो है वो फीड करने के बाद भी इरिटेट रहेगा। ठीक है, नॉर्मली बच्चा फीड करने के बाद जो है नॉर्मली खेलता रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास में मेनिंजाइटिस हो जाएगा तो इरिटेबिलिटी होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लिथार्जिक एंड डिक्रीज अलर्टनेस। ठीक है, लिथार्जी और अलर्टनेस जो है वो उसकी डिक्रीज रहेगी, हमेशा बिल्कुल सुस्त सा जो है वो पड़ा हुआ रहेगा, कुछ नहीं। हाइपोटोनिया एंड पुअर रिफ्लेक्सेस। हाइपोटोनिया का मतलब होता है जो उसकी मसल्स टोन है, ठीक है, वो हमारे पास में जो है वो डिक्रीज मिलेगी। और रिफ्लेक्स इन द सेंस जो भी हम रिफ्लेक्स चेक करते हैं, बेबेंस की है, देन प्लांटर है, पटेलर है, जितने भी हमारे पास में रिफ्लेक्स चेक करेंगे तो रिफ्लेक्स प्रेजेंट तो होंगे, लेकिन वो रिफ्लेक्स जो है वो हमारे पास में पुअर रिफ्लेक्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है वॉमिटिंग और सीजर्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे पास में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स थे। एडल्ट में भी हमने देखे हैं एंड जो है वो हमारे पास में इन्फेंट में भी देखेंगे। इन्फेंट में हमें बल्जिंग फोंटेनाइल, इरिटेबिलिटी और हाइपोटोनिया, पुअर रिफ्लेक्स जो है वो ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो बताओ इससे ज्यादा क्या ही इंपॉर्टेंट आप लोगे। पहले तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया, फिर उस टॉपिक को हम इजी वे में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीप तरीके से पढ़ रहे हैं, और उसमें से भी मैंने बता दिया कि ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास में डायग्नोसिस। कैसे पता लगाओगे कि इस पर्सन को जो है वो हमारे पास में मेनिंजाइटिस है? तो हमारे पास में जो है वो दोस्तों कुछ इन्वेस्टिगेशन है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम नेक चेक करेंगे। तो नेक जो है वो स्टिफनेस मिलेगी, यानी कि चेक नेक स्टिफनेस। अगर कोई क्लाइंट मेनिंजाइटिस से सफर कर रहा है तो उसकी नेक जो है वो काफी ज्यादा स्टिफ रहेगी, बहुत ज्यादा कड़क, बिल्कुल जैसे लोहे की तरह जो है वो टाइट रहेगी। तो चेक नेक स्टिफनेस, कोई भी क्लाइंट मेनिंजाइटिस सफर कर रहा है तो नेक जो है वो स्टिफनेस मिलेगी, और इसके अंदर जो है वो ब्रूजिंग साइन और कर्निंग साइन, ये दो साइन जो है वो देखने को मिलेंगे। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। अब फटाफट ब्रूजिंग साइन और कर्निंग साइन को हम ले लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में दोस्तों ब्रूजिंग साइन है। ब्रूजिंग साइन में हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे हमारे पास में ये नेक रिजिडिटी तो है ही है,
ठीक है। लेकिन जैसे हम सपोर्ट देके नेक को उठाएंगे तो ये जो हमारे पास में पैर हैं इनका जो है वो फ्लेक्शन चालू हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? फ्लेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ब्रूचिंग साइन। ठीक है, यानी कि जैसे हम नेक को बेंड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में जो है वो नी जो है वो बेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने जो याद रखा है बी से याद रखना। ठीक है, बेंड नेक, नेक को हम थोड़ा सा बेंड करते हैं तो बेंड नी, नी जो है वो बेंड हो जाते हैं। ये हो गया हमारे पास में ब्रूचिंग साइन। क्लियर है? तो ये इमेज देके भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कर्निंग साइन। कर्निंग साइन से याद रखना के यानी कि नी से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो कर्निंग साइन हो गया, कर्निंग साइन हो गया हमारे पास में नी से शुरू हो रहा है। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, यानी कि इस तरीके से हम जो है वो लेग का फ्लेक्शन कर लेंगे, देन उसको जो है वो हम और ऊपर उठाएंगे तो पेन जो है वो अराइज होगा। क्या होगा दोस्तों? पेन जो है वो अराइज होगा। जैसे हम थाई को जो है वो फ्लिक्स कर लेते हैं, ठीक है, थाई को फ्लिक्स करके जैसे ही हम जो है वो लेग को कंप्लीट एक्सटेंशन करते हैं तो उसमें लेग जो है वो कंप्लीटली एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा। यहां से एक्सटेंशन जो है वो नहीं हो पाएगा, नीचे एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा। इसको हम बोलते हैं कर्निंग साइन। तो कर्निंग साइन और ब्रूजिंग साइन ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट साइन होते हैं हमारे पास में मेनिंजाइटिस के, तो दोनों ध्यान रखना, कर्निंग साइन एंड ब्रूजिंग साइन। देन उसके बाद आता है हमारे पास में लंबर पंचर। लंबर पंचर हम करते हैं स्पाइनल टेप जिसको हम कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड लेते हैं और उसकी जांच करते हैं। तो कोई भी इंफेक्शन है वो हमें सीएसएफ में देखने को मिलेगा, या इंफेक्शन नहीं है तो हमारे पास में सीएसएफ के अंदर जो प्रोटीन है, सीएसएफ के अंदर जो ग्लूकोज है उसमें जो है वो वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो लंबर पंचर करते हैं, स्पाइनल टेप करते हैं। लंबर पंचर भी जो है वो मैंने ऑलरेडी जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो पढ़ा रखा, पूरे 1 घंटे की क्लास ले रखी है लंबर पंचर की। देन उसके बाद हम करते हैं दोस्तों ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में हमारे पास में इन्फेक्शन को जो है वो चेक करते हैं, कोई इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है तो ब्लड टेस्ट करते हैं। देन उसके बाद इमेजिंग देते हैं जिसमें हम सीटी और एमआरआई करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कोई भी जो है वो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हुआ, कोई सस्पेशियस इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हुआ ब्रेन का। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो हम देखते हैं, तो सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं। नेक्स्ट पीसीआर, पॉलीमर चेन रिएक्शन एंड कल्चर टेस्ट करते हैं। इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा स्पेसिफिक बैक्टीरिया या वायरस है, क्योंकि कोई भी हम कल्चर करते हैं, ठीक है, तो कल्चर में हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और आइडेंटिफाई करेंगे उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का या उस पर्टिकुलर वायरस का, कि कौन सा वायरस है या कौन सा बैक्टीरिया है, तो उसको हम आइडेंटिफाई जो है वो करते हैं कल्चर टेस्ट के द्वारा। तो ये हमारे पास में कुछ टेस्ट थे जिसके द्वारा हम जो है वो मेनिंजाइटिस का पता लगा सकते हैं, जिसमें हमारे पास में सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन था, देन लंबर पंचर था, देन ब्लड टेस्ट था, देन सीटी स्कैन एमआरआई था, और पीसीआर और ब्लड जो है हमारे पास में कल्चर टेस्ट था। तो इस तरीके से करते हैं। ध्यान रखना काफी बार एग्जाम में जो है वो नेक स्टिफनेस, ब्रूजिंग साइन और कर्निंग साइन के बारे में जो है वो पूछा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट, यानी कि अब हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट हम करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारे पास में मेनिंजाइटिस, कौन सा मेनिंजाइटिस है उसी के आधार पे जो है वो हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो आपको बताइए बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा तो हम क्या करेंगे। पहली चीज तो हमने पढ़ी थी जब इसके टाइप पढ़े थे तभी, कि हम इमीडिएट एक्शन लेंगे। ठीक है, जैसे हमें पता लगेगा कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो हम इमीडिएट एक्शन लेंगे, और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। सिंपल सी बात है, तो इमीडिएट आईवी एंटीबायोटिक जो है वो स्टार्ट कर देंगे, इमीडिएट आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे। और उसमें कौन सा देते हैं दोस्तों, सेफ्ट्राजोन एंड वेनकोमाइसिन। सबसे प्रेफर चॉइस होती है कि हम सेफ्ट्राजोन देंगे या वेनकोमाइसिन देंगे। देन उसके बाद कोर्टिकोस्टेरॉइड चालू कर देंगे। ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन है, डेक्सामेथाजोन है, वो स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्ट क्यों करेंगे दोस्तों, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में इन्फेक्शन हो चुका है तो आगे इन्फ्लामेशन ना हो जाए इसके लिए, तो वो आ गया जैसे डेक्सामेथाजोन। ठीक है, एंड सपोर्टिव केयर में हम क्या करेंगे दोस्तों, सपोर्टिव केयर में हम ऑक्सीजन कंटिन्यू प्रोवाइड रखेंगे, फ्लूइड देंगे और सीजर को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि बार बार हमने क्लिनिकल फीचर्स में देखा था, ये देखो बार बार हमने देखा था कि सीजर्स आते हैं, यहां पे भी हमने बच्चों में देखा कि सीजर्स आते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी आपने देखा सीजर्स आते हैं, यहां पे भी जो है वो आपने देखा। तो सीजर्स कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में पहले से ही जो है वो प्रिवेंशन रखना चाहिए। ठीक है, तो ट्रीटमेंट के रूप में हम जो है वो दोस्तों ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन
फ्लूइड एंड सीजर को जो है वो कंट्रोल करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता था वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस में मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो हम नहीं करते हैं। ठीक है। बहुत रेयर केस में हमें पता चले कि जैसे हर्पस वायरस है, तो हर्पस वायरस क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी से डैमेज जल्दी से नहीं होता है, तो हम उसमें एंटीवायरल लाइक एसाइक्लोवीर जो है वो दे देते हैं। बाकी नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यूजुअली नीडेड। अगर हमारे पास में वायरल मेनिंजाइटिस है तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, बाकी वेट करेंगे, क्योंकि वायरल मेनिंजाइटिस जो है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक। और अगर हर्पस वायरस है, ठीक है, हर्पस वायरस, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस है, वो थोड़ा सा डेंजरस है, तो उसमें हम एंटीवायरल ड्रग्स दे देते हैं, जैसे कि एसाइक्लोविर, वो हम दे सकते हैं। बाकी रेस्ट देंगे, फ्लूइड देंगे एंड पेन रिलीफ देंगे अगर पेन है तो। नेक्स्ट आता है फंगल मेनिंजाइटिस। अब फंगल मेनिंजाइटिस है तो सीधी सी बात है, क्या देंगे, हम फंगल ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन यहां पे ध्यान रखना, एक तो ये बहुत रेयर में प्रेजेंट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक देता है। फंगल इन्फेक्शन तो वैसे भी जो हो जल्दी से ठीक नहीं होता। इवन किसी को फंगल इन्फेक्शन है, ग्रोइन में है, कहीं पे भी फंगल इन्फेक्शन है, तो आपको पता है बड़ा लंबा समय तक जो है वो दवाई लेनी पड़ती है, जैसे कीटाकेनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है, ठीक है, एम्फिफोटोरिसिन बी है, ये सब जो है वो एंटीफंगल है। जैसे कि हमारे पास में एम्फिटोट्रेसिन बी, फ्लूकोनाजोल, कीटाकेनाजोल, ये सारे के सारे जो है वो एंटीफंगल ड्रग्स है, वो हम देते हैं और उसके द्वारा जो है वो हम ट्रीट करते हैं। ये हो गया हमारे पास में फंगल मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट। अब आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर आपने मेनिंजाइटिस को ठीक नहीं किया है तो। ठीक है। तो दोस्तों, मेनिंजाइटिस को ठीक नहीं किया गया है तो आपको पता ही है, ये सीधा सीधा जो है वो हमारे पास में किससे रिलेटेड होता है, ब्रेन से रिलेटेड होता है। अब अगर मेनिंजाइटिस को ठीक नहीं किया गया तो ब्रेन के अंदर सीधा सीधा जो है वो अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि पूरी कवरिंग ही तो है। अब अगर मान के चलिए किसी भी घर की जो रखवाली करने के लिए हमारे पास में जो पियोन है, या हम कहें कि जो सिपाही है, अगर वो ही दिक्कत कर लेगा, वो ही डाका डालेगा, तो फिर कौन ही बचाएगा। तो ऐसे हमारे पास में ब्रेन के जो मेनिंजेज है, अगर वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया है तो फिर हम कैसे ही बच पाएंगे। तो उसमें हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। पहली चीज आता है ब्रेन डैमेज, ब्रेन डैमेज हो जाएगा, हियरिंग लॉस हो जाएगा, सीजर्स आ जाएंगे, ये तो आपने पढ़ा ही है, बार बार हम जिक्र कर रहे हैं। देन हाइड्रोसिफेलिस देखने को मिलेगा। हाइड्रोसिफेलिस भी दोस्तों मैंने आपको बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखा है, अच्छी तरीके से देख लेना, जिसमें हमारे पास में इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। एंड लर्निंग डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी। जो भी हम सीख रहे हैं, कोई भी चीज हम देख रहे हैं, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है हमें देखने को मिलेगी। और अगर ट्रीट नहीं किया गया है तो फाइनली जो है वो डेथ भी हो सकती है। भाई ब्रेन ही काम नहीं करेगा तो फिर तो डेथ होना लाजमी है, ये चीज तो आपको पता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन, यानी कि इससे हम जो है वो कैसे बच सकते हैं, कैसे हम बचाव कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन में हमारे पास में दोस्तों सबसे पहले आता है वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन में सबसे पहली चीज आएगी मेनिंगोकोकल वैक्सीन। मेनिंगोकोकल वैक्सीन जो है वो हम दोस्तों दैट इज कॉल्ड 12 ईयर की एज में जो है वो हम इंजेक्शन लगाते हैं। देन 16 साल की एज में जो है वो हमारे पास में बूस्टर डोज लगती है। ठीक है, बूस्टर डोज लगती है और इसके द्वारा हम जो है वो उसको ट्रीट करते हैं। तो मेनिंगोकोकल इंजेक्शन जो है वो हम लगा सकते हैं, 12 साल की उम्र में लगभग लगाते हैं, और 16 साल की उम्र में जो है बूस्टर डोज लगाई जाती है। न्यूमोकोकल इंजेक्शन लगाया जाता है, एक ही बार लगाया जाता है, एक ही डोज में काम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हिब वैक्सीन आता है। हिब वैक्सीन अलग से भी आता है, हिब वैक्सीन अलग से भी आता है और पेंटावेलेंट में भी आता है। पेंटावेलेंट इंजेक्शन आता है, ठीक है, पेंटावेलेंट वैक्सीन आता है। ठीक है, इसके अंदर भी जो है वो हमारे पास में हिब वैक्सीन आता है। पेंटावेलेंट में क्या क्या चीज आती है, उसके अंदर हमारे पास में डिप्थीरिया आता है, ठीक है, डिप्थीरिया आता है, पर्टूसिस आता है, टिटेनस आता है, हेपेटाइटिस बी आता है और हिब आता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। ठीक है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, ये पांचों को मिला के 1 2 3 4 5, इनको मिला के पेंटावेलेंट वैक्सीन आता है। आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, ठीक है, जैसे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, तो उनमें आजकल डीपीटी की जगह जो डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनस जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी जगह प्राइवेट वाले आजकल पेंटावेलेंट ही लगाने लग गए। ठीक है, उससे क्या होता है कि उस डीपीटी में हम अलग से हेपेटाइटिस का लगाते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस का अलग से लगाया जाता है
और हिब का तो गवर्नमेंट सेटअप में लगाया नहीं जाता, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हिब का तो वैक्सीन ही नहीं लगाता। हाँ, प्राइवेट में लगाते हैं, तो प्राइवेट में डायरेक्ट पेंटावेलेंट ही लगाते हैं। उसमें डीपीटी भी कवर हो जाता है, हेपेटाइटिस भी कवर हो जाता है और हिब भी कवर हो जाता है, लेकिन ये कॉस्टली आता है, इसलिए हर कोई इसको जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता। और इंडिया में आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा दिक्कत है, लोग फ्री में भी जो है वो कम चीजें लगाते हैं, तो ये तो अलग बात है, ठीक है। तो ये हिब वैक्सीन लगाता है, पेंटावेलेंट वैक्सीन लगाया जाता है। ये हमारे पास में उसी टाइम लगाया जाता है, 6 वीक पे, 10 वीक पे एंड 14 वीक पे जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। देन उसके बाद आता है हमारे पास में एमएमआर वैक्सीन। एमएमआर वैक्सीन आपको पता ही है, एमएमआर वैक्सीन जो है वो 9 मंथ्स पे जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। 9 मंथ पे लगाया जाता है और ये जो है हमारे पास में 6, 10 एंड 14 वीक पे लगाया जाता है। ये चीज ध्यान रखना, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास में वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के द्वारा भी हम मेनिंजाइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास में सबसे पहले मेनिंगोकोकल वैक्सीन, देन न्यूमोकोकल वैक्सीन, देन हिब वैक्सीन एंड एमएमआर वैक्सीन, ये लगाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक जो है वो क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पेशेंट, यानी कि अगर कोई क्लाइंट, इवन स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर हम कह सकते हैं, अगर जैसे हमने थोड़ी देर पहले इटियोलॉजी में पढ़ा था कि अगर कोई मेनिंजाइटिस वाले एरिया से घूम के आया तो उसको मेनिंजाइटिस हो सकता है, इटियोलॉजी में हमने देखा था। तो वही पर्सन, अगर कोई पर्सन किसी मेनिंजाइटिस वाले पर्सन को ट्रीट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास में क्या हो सकता है दोस्तों, उसमें हमारे पास में दैट इज कार्ड प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक चालू कर देते हैं। जैसे मान लो कोई भी पर्सन है, जैसे मैं हूं, अगर मेरे वार्ड के अंदर मेनिंजाइटिस के पेशेंट है और मैं उनको ट्रीट कर रहा हूं, तो प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट के रूप में मुझे भी एंटीबायोटिक जो है वो ले लेनी चाहिए। क्यों? प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक फॉर क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पेशेंट। जो पर्सन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के पेशेंट के साथ में क्लोज कॉन्टेक्ट में है, जैसे कोई रिलेटिव है या कोई स्टाफ नर्स है, तो उसको प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक जो है वो शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये स्प्रेड होता है। देन उसके बाद गुड हाइजीन प्रैक्टिस जो है वो यूज में लेनी चाहिए, जिसमें हमारे पास में हैंड वॉशिंग, अवॉइडिंग शेयरिंग यूरिनल्स, ठीक है। जो टॉयलेट वगैरह है वो यूज में नहीं लेने चाहिए। जो मेनिंजाइटिस का पर्सन टॉयलेट वगैरह यूज ले रहा है, ठीक है, यूरिन का यूज ले रहा है, उसको अवॉइड कर देना चाहिए। एंड अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग वायरल आउटब्रेक, ठीक है। देन क्लोज कॉन्टेक्ट, ये सब चीजें जो है वो नहीं रहनी चाहिए। और आउटब्रेक के लिए मेनिंजाइटिस के पेशेंट को ध्यान में रखना है। ये भी काफी बार पूछा गया है कि पेशेंट को तुरंत क्या कर लेना चाहिए दोस्तों, आइसोलेशन में जो है वो ले लेना चाहिए, आइसोलेशन में ले लेना चाहिए। और जो रिलेटिव है, ठीक है, उनकी संख्या कम कर देनी चाहिए। और लाइट, ये भी काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया, लाइट भी जो है वो स्पेशली तरीके से जो है वो यूज में लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था अभी कि फोटोफोबिया होता है, बताया था या नहीं बताता हूं, हर एक चीज को रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट के कमरे में लाइट कैसी होनी चाहिए, तो बिल्कुल डिम लाइट होनी चाहिए। लाइट और आइसोलेशन जो है वो रखनी चाहिए मेनिंजाइटिस के पेशेंट को, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम प्रोग्नोसिस की। प्रोग्नोसिस की इन द सेंस, अगर किसी को जो है वो मेनिंजाइटिस हो गया है तो कितने % चांसेस है हमारे पास में कि हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में डिपेंड ऑन कोजेज एंड प्रमोटनेस ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि हमारे पास में क्या कोजेज, मतलब किसकी वजह से कौन सा मेनिंजाइटिस हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और कौन सा ट्रीटमेंट देना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि अच्छी बात यही है कि इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, अच्छा इन द सेंस अगर किसी को मेनिंजाइटिस होता है तो हम उसको अच्छे तरीके से रिकवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिपेंड द कोजेज एंड प्रमोटनेस ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, कैसे जो है वो हमारे पास में कौन कौन से कोजेज हैं, बैक्टीरियल है, वायरल है, ये सब चीजें, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वायरल मेनिंजाइटिस का तो बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, क्योंकि इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये तो ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो जाता है। कुछ समय के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो वायरल मेनिंजाइटिस जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो भी हमारे पास में जो है वो ठीक हो जाता है। हाँ, कुछ संख्या में जो हमारे पास में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है वो जानलेवा होता है, और कुछ अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो हमारे पास में ब्रेन के अंदर जो है वो परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कैन बी फीटल एंड कोज परमानेंट डैमेज विदाउट ट्रीटमेंट। अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है और अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो फिर वो हमारे पास में परमानेंट ब्रेन का डैमेज
कर सकते हैं। और वो तो आपको पता ही है, वो तो हमने ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन में जो है वो पढ़ लिया है। बाकी इसका प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत अच्छा है। वायरल में तो कुछ करना ही नहीं है, बाकी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर दो। बैक्टीरियल में अगर आपने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया है तो फिर ब्रेन डैमेज कर सकता है। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारे पास में क्लास जो है वो फिनिश होती है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी आपके कोई कन्फ्यूजन है वो भी आज शायद जो है वो दूर हो गए होंगे। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं वो मैंने ऑलरेडी जो है वो बता दिए हैं। और साथ के साथ अगर आपको और भी कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो आपको बड़ा दिक्कत कर रहा है, समझने में बड़ी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। वो गायनोकोलॉजी का हो सकता है, वो मेडिकल सर्जिकल का हो सकता है, वो फंडामेंटल का हो सकता है, वो न्यूट्रिशन का हो सकता है, वो रिसर्च का हो सकता है। कोई भी टॉपिक आप जो है वो कमेंट में जो है वो मुझे बता सकते हो, मैं उस टॉपिक को जरूर करवाऊंगा। हाँ, इतनी रिक्वेस्ट जरूर है कि वो टॉपिक बताने से पहले एक बार जो है वो आप हमारे चैनल टीएनसी नर्सिंग पे जाइए। टीएनसी नर्सिंग पे जाने के बाद में जो है वो सीधा प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में बुलेट सीरीज देखने को मिलेगी। बुलेट सीरीज में जाके आप देख सकते हो कि वो टॉपिक वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, जैसे हमारे पास में टाइम मिलेगा हम उस टॉपिक को लेके आएंगे और उस टॉपिक को जो है वो फिनिश करवाएंगे। आज की क्लास का जो है वो ओपिनियन दीजिए। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। राम राम सा, खम्मा गणी। थैंक यू सो मच।